नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। चुनाव के नतीजे, लंबे समय से लोकसभा चुनाव के नतीजों का लोग इंतजार कर रहे थे। 7 चरणों में मतदान हुआ, उसके बाद आज 4 जून वो तारीख जिस दिन 7 चरणों के मतदान का नतीजा आना है और नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। रुझान दिखने लगे हैं। रुझान ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनना तय है। हालांकि जो एग्जिट पोल में दावे किए गए थे वैसा नतीजा नजर कम से कम अभी तक, अगर रुझानों की बात करें तो अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है। एनडीए को 281 सीटों पर बढ़त हासिल है, 288 का ये आंकड़ा पहुंच गया है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसे 197 सीटों पर बढ़त हासिल है। अभी तक के रुझानों की अगर बात करें, मेरे साथ मेरे सहयोगी स्नेह श्रेयस हैं। स्नेह कई लोकसभा सीटों में गए, लोगों से बात की, लोगों के बीच रहे, दौरे किए। स्नेह, जो एग्जिट पोल जब आए तो ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि जो नतीजे हैं वो इस हिसाब से नहीं होंगे। कांग्रेस ने अलग बात की, उसने कहा कि 295 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका दावा किया गया कि 295 आएंगे। लेकिन आप जब फील्ड पे गए तो आपने वहां क्या देखा? सबसे पहले आयोन भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, जाहिर सी बात है, आज देश का भविष्य तय होने वाला है। मैं कई लोकसभा क्षेत्र में जाकर के मैंने लोगों से बात की और लोगों से जाना कि देश का माहौल इस वक्त क्या चल रहा है। अर्चना, मुझे यह चीज पता चली कि लोगों में एक आक्रोश देखने को मिला। मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनका यह कहना है कि वो दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के लिए बहुत उन्होंने काम किया है। और जेल में जिस तरह से उनको डाला गया, ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की, कहा जा रहा था कि शायद दिल्ली की जनता यह सोचेगी कि एक ज्यादती की जा रही है लोकसभा चुनाव के तहत। मगर जब हम जनता के बीच गए और जनता से जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये एक ज्यादती हो रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, बीजेपी क्या उनके ऊपर कुछ एक लोकसभा चुनाव के तहत ही कुछ ऐसा कुछ फायदा, कुछ सिंपैथी वेव, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 7 सीट जो दिल्ली की हैं उस पर अभी तक रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, जो बड़ी खबर है। और यह दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार किया गया। हालांकि वो चले गए हैं वापस तिहाड़ और आज के नतीजे वो जेल से ही, तिहाड़ से ही देख रहे होंगे और उनको नजर आ रहा होगा कि जिस सिंपैथी की वो उम्मीद कर रहे थे शेष लोगों से, वो सिंपैथी उनको कहीं नहीं मिली है। कम से कम अभी तक के रुझानों में तो यही दिख रहा है। बिल्कुल वो सिंपैथी कहीं देखने को नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी उनका यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। और दिल्ली की जनता बार बार इस चीज को कह रही थी कि अगर आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तो आपको जेल में डालना संभव नहीं है। इसका मतलब दिल्ली की जनता यह जानती थी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो ईमानदारी की जितनी भी परिखाष्टा होती है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं और वो जरूर एक तरह से बेईमानी कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। अभी वो तिहाड़ जेल के अंदर चले गए हैं। बिल्कुल। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां बीजेपी दावा कर रही थी, लेकिन अभी रुझान जो है उनमें नजर आ रहा है कि बीजेपी 16 सीटों पर आगे है, टीएमसी 24 पर आगे चल रही है रुझानों में। हालांकि बीजेपी कह रही थी कि वो 2019 की 18 सीटों से आगे का आंकड़ा पार करेगी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी तक के रुझानों में यह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र बहुत ही उलझा हुआ रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी अलग हो गई, शरद पवार और अजीत पवार अलग हो गए, दो फाड़ हो गई, शिवसेना अलग हो गई, यानी 2019 और 2024 में बहुत अलग हो गई महाराष्ट्र की राजनीति। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, अभी सिर्फ 11 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना 10 सीटों पर आगे चल रही है, जो साथ में शिवसेना शिंदे की बात कर रही हूं मैं, और एनसीपी अजीत पवार की 1 सीट पे, यानी 10, 11 और 1 कुल मिला के 22 सीटों पर आगे हैं एनडीए। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी जो शरद पवार की है वो 7 सीटों पर आगे और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। शरद पवार ये दावा कर रहे थे कि 24 सीटों पर यानी 50% सीटों पर वो अच्छा करेंगे, तो वो अभी रुझानों में कम से कम ये नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शेष साहब ने यूपी के कई इलाकों का भी दौरा करा, कई लोकसभा सीटों का दौरा करा। यूपी से बीजेपी के लिए अभी तक की सबसे बड़ी
बुरी खबर है, क्योंकि 4 चुनाव अभी तक के अगर देखे जाएं तो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। 2022 के विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत हासिल हुई, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए डराने वाले हैं। इन रुझानों में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी ये रुझान है, लेकिन 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही, 33 से 34 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। जब आप गए, आपने यूपी के कई इलाकों का दौरा किया, क्या नजर आया था? क्या यह आपको नजर आया था कि कहीं नाराजगी है, या कौन सा मुद्दा जो था वो भारी पड़ गया? जो कहा गया आरक्षण का मुद्दा उठाया गया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि आरक्षण बदल देंगे, जो पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव करेंगे। क्या इस मुद्दे ने चोट की है? देखिए अर्चना, जहां तक बात है रुझानों की, तो जितनी सीटें चाहिए होती है चुनाव में सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें तो एनडीए को आ चुकी है। मगर जो सीटें हॉट सीट थी, जैसे स्मृति ईरानी एक बहुत बड़ा चेहरा मानी जाती हैं और माना जाता है कि एक कट्टर नेता है, बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुझान में अभी तक सामने आया है कि वो पीछे चल रही है अपनी सीट से, अमेठी सीट से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। जब हम जनता के बीच गए थे और अब हमने ये बात की थी कि क्या बीजेपी को 400 सीटें मिलनी चाहिए, एनडीए को 400 सीटें मिलनी चाहिए, तो जनता का यह कहना था कि अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलती है तो वो और मजबूत होकर संसद में आएंगे और बड़े फैसले आसानी से ले सकेंगे। आरक्षण का जहां तक मुद्दा है, आरक्षण में भी जनता का यह कहना था कि हां, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका यह मानना था कि नहीं, आरक्षण सही है और इसे इसी दिशा में आगे लेके जाना चाहिए। सबसे बड़ा डेंट इसी मुद्दे ने बीजेपी को पहुंचाया उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी खबर यह इस वक्त की कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव लड़े, हार गए, स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। इस बार राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा, वायनाड से उन्होंने पर्चा भरा था और दूसरा पर्चा उन्होंने भरा रायबरेली से। कहा गया अमेठी से वो डर गए हैं, वो स्मृति ईरानी का सामना नहीं कर सकते। तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार किया गया कि किशोरी लाल शर्मा हमारे एक सिपाही ही स्मृति ईरानी के लिए काफी है, तो राहुल गांधी को लड़ने की क्या जरूरत। इतनी श्योर वो सीट मानी जा रही थी, लेकिन अभी तक किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। और अगर ये हार होती है स्मृति ईरानी की, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार होगी। और कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही थी कि हमारा एक सिपाही ही काफी है, क्या जरूरत है राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ने की। जबकि राहुल गांधी ने अंतिम दिन नामांकन दाखिल किया था रायबरेली में, वो बचते रहे कि वो, ऐसा लगा कि पशोपेश में है। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी शायद थोड़ा रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन आखिरी मोमेंट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन अब जो खबर है वो बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर है। किशोरी लाल शर्मा, कभी कभी ऐसा होता है इसने कि जब आपके सामने कोई कमजोर प्रतिद्वंदी होता है, हालांकि बीजेपी का ये तरीका नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वो हर एक सीट पर उतनी ही मजबूती से उतरती, उतनी मजबूती से चुनाव लड़ती है। लेकिन लग रहा है कि शायद अमेठी की सीट किशोरी लाल शर्मा के आने के बाद बीजेपी ने हल्के में मान ली, उस पर उतना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं को प्रचार भी नहीं दिखा हुआ, जैसे पिछली बार 2019 में नरेंद्र मोदी खुद गए थे। ये मान लिया कि सामने प्रतिद्वंदी कमजोर है, जबकि कहते हैं ना कि कभी भी दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन की यहाँ पे बात कर रही हूँ, कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने थोड़ा कमजोर मान लिया और इसीलिए इस वक्त कुछ रुझान जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहा है कि वो अपनी बातों को बहुत आगे बढ़ चढ़कर रखती हैं। उनका ये स्टाइल रहा है कि एक बोल्ड आवाज में अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती हैं। यहां तक कि जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट के लिए आमंत्रित किया था, तो स्मृति ईरानी का उस टाइम पे बयान आया था कि हमारे सुधांशु त्रिवेदी जो है वही राहुल गांधी के लिए काफी हैं। आप जब अमेठी गए, आपने जब वहां पे देखा, तो आपको ऐसा कुछ नजर आया था कि ऐसा नहीं लगा था आपको कि कुछ ऐसी हवा है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि बाजी पलट सकती है? देखिए, जनता के बीच जब हम गए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% स्मृति ईरानी के ही पक्ष में थी जनता, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दबदबा जो है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के प्रति भी जो अमेठी की जनता है उनका झुकाव थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था, पर इतना रुझानों में इतना अंतर आ जाएगा इस बात की तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। और देखते हैं आगे चल के क्या होता है स्मृति ईरानी का भविष्य। बिल्कुल, तो अभी नजर बनी हुई है। बंगाल में सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी को बढ़त है। मतलब बंगाल से कहा जा रहा था, बंगाल, तमिलनाडु ये राज्य कहे जा रहे थे जहां से बीजेपी को गेन होना था।
जहां से बीजेपी को माना जा रहा था कि अप्रत्याशित जीत मिलेगी, अप्रत्याशित सीटें हासिल होंगी, लेकिन वो इस वक्त रुझानों में तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। 22 सीटों पर टीएमसी आगे है, कांग्रेस 2 सीट पर आगे है और बीजेपी इस वक्त पीछे चल रही है। यानी जो उसका 2019 का आंकड़ा था 18 सीटों का, वो तक अभी नहीं छू पाई है रुझानों में। इसीलिए बीजेपी के लिए एक दुख भरी खबर, कह सकते हैं कि एक परेशान होने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह का नारा दिया गया शुरुआत में ये चुनाव अच्छा नहीं चला। इसकी क्या वजह रही? कहा गया कि जो आरक्षण का मुद्दा है उसने बहुत डेंट किया और उत्तर प्रदेश में, बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रही हूं, अगर ये पैटर्न नतीजों में बदलते हैं, अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चोट की। हालांकि बाद में इसको बीजेपी ने मोड़ने की कोशिश की और इसको मुस्लिम आरक्षण से जोड़ा, लेकिन लगता है तब तक देर हो गई थी। और तभी कहा गया था कि 3 चरण तक के चुनाव हो चुके थे। उसके बाद इस मुद्दे को बीजेपी ने लगा कि नुकसान हो रहा है, तो बीजेपी ने फिर इसको कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन पहले ही कहा जा रहा था कि नुकसान हो चुका है और वो नुकसान अभी रुझानों में तो कम से कम नजर आ रहा है। केरल में यूडीएफ 18 सीटों पर आगे चल रही, बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही। बीजेपी ने अपने केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा है वहां पर और यह माना जा रहा है कि वो अच्छा करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक में बीजेपी इस वक्त 19 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश से अच्छी खबर है, वहां मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। पिछली बार बीजेपी ने 2019 में 28 सीटें जीती थी, इस बार सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर नहीं है, मैंने कहा आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी 14 सीटों पर और बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का इस वक्त अलायंस है, टीडीपी के साथ मिलकर, तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और तमिलनाडु में माना जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी। देखना होगा कि तमिलनाडु के नतीजे किस तरफ, रुझान किस तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को अभी तक अगर रुझानों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े दे रहा है उसके हिसाब से 34 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ऑफिशियल आंकड़े हैं चुनाव आयोग के, जिसमें 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इस उलटफेर का असर शेयर बाजार पे भी नजर आ रहा है। वर्धमान दुर्गापुर, जहां से कीर्ति आजाद जो पहले बीजेपी में थे फिर टीएमसी में गए, बीजेपी से नाराज हुए, टीएमसी ज्वाइन की, वो टीएमसी से आगे चल रहे हैं। और रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा भी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे है। पिछली बार 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए तस्वीर हरियाणा से भी अच्छी नहीं आ रही है। अमित शाह 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त अमित शाह अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के राज बब्बर जो गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला जिस तरह से वन साइडेड कहा गया था, एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि वन साइडेड मुकाबला है, वो नजर नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जो उम्मीद थी कांग्रेस को, उसके आसपास कांग्रेस पार्टी पहुंची है। क्योंकि भले ही दावे कांग्रेस पार्टी कैमरे पे कुछ भी कर रही हो श्रेयस, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने ये बात थी कि 80 से 120 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की आती तो कांग्रेस पार्टी मानेगी कि वाकई उसने अच्छा किया। और अगर इतनी सीटें आती हैं तो वाकई 2019 में 53 सीटें आई थी, 2014 में 42 सीटें आई थी, और अगर कांग्रेस पार्टी वहां से लेकर 100 से 120 के आंकड़े तक पहुंचती है तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आज जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो कांग्रेस का यही पक्ष था। लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि नतीजे इसके उलट होंगे। यहां तक कि सोनिया गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया था कि हमारी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता एग्जिट पोल से नहीं जुड़ेगा। यहां तक कि यह भी बात आ रही थी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबने एक मीटिंग कर ली है, सब ये आश्वस्त है कि सरकार बनने जा रही है। हालांकि सरकार बने ना बने, पर एक तरफा मुकाबला अब तक देखने को नहीं मिला है। और पहले कांग्रेस पार्टी ने हालांकि कहा था कि एग्जिट पोल में उसके प्रवक्ता नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई तो बैठक में तय किया गया कि नहीं, हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे। क्योंकि इससे पहले भी जब इंडिया अलायंस में बहिष्कार किया गया था कुछ पत्रकारों का, तो उसके पक्ष में बाकी दल नहीं थे, इंडिया अलायंस के बहुत सारे दल थे, नहीं थे। और इस बार भी यही हुआ कि बाकी दलों ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और फिर वो प्रवक्ता शामिल हुए थे। अच्छा, एक खबर मंडी से आ रही है जहां विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत आमने सामने। कंगना रनौत मंडी से आगे चल रही हैं।
बीजेपी बिहार में 10 सीटों पर आगे है, जेडीयू 7 पर आगे, आरजेडी 8 पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। यह बिहार का आंकड़ा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में टीडीपी 98 सीटों पर आगे चल रही, 98 पर, वाईएसआरसीपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। ओडिशा में बीजेडी 29 और बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बेहतरीन कर रही है। ये हम आपको विधानसभा चुनावों के बता रहे हैं रुझान, जो क्योंकि ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, साथ में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हुए। तो वहां पर ओडिशा में बीजेडी 29 सीट पर और बीजेपी 47 सीट पर आगे इस वक्त नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में 99 सीट पर टीडीपी आगे है और इसी तरह से जो रुझान जो उम्मीद की जा रही थी ओडिशा में बीजेपी को लेकर, बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि वो इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी विधानसभा में ओडिशा के, और वो नजर भी आ रहा है इस वक्त नतीजों में। लगातार रुझान आ रहे हैं, रुझान नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे थोड़ी ही देर में और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आप आयोन भारत के साथ जुड़े रहिए, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कौन आगे चल रहा, कौन पीछे, किसने जीत हासिल की और किसके हाथ खाली रह गए। हालांकि इस वक्त तस्वीर जो बता रही उससे लगभग ये साफ है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, बीजेपी बहुमत तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी जो इस बात का चिंतन किया जाएगा या कहिए इस बात पे एनालिसिस शुरू होगा कि जो 400 पार का आंकड़ा दिया गया था, क्या उसने नुकसान किया, क्या ये जो दावा किया गया था ये लोगों को एरोगेंस लगा, या क्या वजह रही कि बीजेपी इतना पीछे रह गई। क्या 2019 में जो 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, क्या वहां तक पहुंच पाएगी या उसके पीछे ही रुक जाएगी। ये अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हम लगातार आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयोन भारत से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।